जैसे मौर्य साम्राज्य का वर्णन पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईस्वी में उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का प्रशासक बना। तो बिंदुसार इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, फिर भी वो अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो स्थापित राज्य था उस राज्य को स्थापित करने में या वापस उसको बनाए रखने में कामयाब रहे। दूसरा, बिंदुसार अपने पुत्र अशोक के कारण से भी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सम्राट जो अशोक हुआ वो भी काफ़ी शक्तिशाली था। तो बिंदुसार के समय वैसे ज़्यादा युद्ध या ऐसा नहीं हुआ। उस समय जो 2 विद्रोह भी हुए थे, तक उन विद्रोह में दबाने के लिए भी उसने अपने पुत्रों को भेजा था उस समय, अशोक और सुसोम को। तो उसने स्टेयो के अनुसार एक जो कहा जाता है कि यूनानी जो एक दूत एल्यूकस नामक जो एक शासक के द्वारा भेजा गया था, उस दूत से भी बिंदुसार ने जो मांग रखी गई थी कि उन्होंने 3 चीज़ें उस समय कहा था। तो उसमें पहला था मदिरा, दूसरा सूखे अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक। तो इस प्रकार से बिंदुसार इतना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया, फिर भी अपने पिता के द्वारा जो राज्य स्थापित था उस राज्य को बनाए रखा। और उन्होंने आसपास के राष्ट्र मिस्र वगैरह वहाँ के जो राजदूत आए, उन राजदूतों के माध्यम से भी उनका प्रचार प्रसार होने लगा। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार जो सम्राट बना और उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का तीसरा मुख्य प्रशासक रहता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक वैसे वास्तविक रूप से 269 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु 273 में होती है। तो उसमें 4 वर्ष का जो अंतर आता है बीच में, तो 4 वर्ष तक ऐसा शासन के लिए सत्ता संघर्ष चलता रहा। उस सत्ता संघर्ष में अशोक ने, कहते हैं कि उसमें 99 भाइयों का वध करके और सम्राट अशोक जो शासक बनता है, तो उस प्रकार से उसने शासक बनने के बाद तो कई अभिलेखों में अशोक के नाम अशोक और देवान प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। मस्की और गर्जरा अभिलेख में उनको अशोक ही बताया गया है। और इस प्रकार से सत्ता संघर्ष के बाद अशोक जब शासन स्थापित करता है और उसके बाद में उसने एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में, यानी जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अशोक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें उसने 84,000 जो स्तूपों का निर्माण करा करके भारतीय इतिहास में कला के एक अक्षुण्ण उदाहरण के रूप में पेश किया। तो इस प्रकार से कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार उसने एक तो अपना साम्राज्य विस्तार किया, उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। उसने 2 नगर भी बसाए, एक तो श्रीनगर और एक नेपाल के अंदर ललितपतन नगर। तो उसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से कर्नाटक तक और उत्तरी पश्चिम में काठियावाड़ से बंगाल की खाड़ी तक। तो इस प्रकार से अशोक ने अपना जो साम्राज्य है वो काफ़ी विस्तृत किया। और उसने एक महत्वपूर्ण जो युद्ध भी किया, जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उस कलिंग युद्ध के जो कारण भी बताए जाते हैं कि किस कारण से ऐसा युद्ध किया। तो उस युद्ध के मुख्य कारण था, एक तो अशोक खुद साम्राज्य विस्तार चाहता था, दूसरा सामरिक दृष्टि से भी ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था। कलिंग एक छोटा सा जो राज्य था, उस राज्य का जो राजा नंदराज था। तो कलिंग सामरिक दृष्टि से भी और व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था,
क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से वहाँ पे जो हाथियों का व्यापार हुआ करता था उस समय उसका एक केंद्र था और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो 3 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया और उस समय कलिंग का राजा था नंद कुमार। तो उसने इस कलिंग के युद्ध के अंदर अपना जो महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और इसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख को बंदी बनाया गया। यानी एक प्रकार से एक विशाल नरसंहार हुआ इस युद्ध के अंदर। और इस युद्ध का परिणाम अशोक के लिए ये निकला कि उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया और उसने अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार और उसके बाद में अशोक